जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी बूस्टर डोज के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पहले आपकी फर्स्ट बुक का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, उससे जुड़े हुए कुछ 2 नंबर और 3 नंबर वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से जान लेते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, ज्योग्राफी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक के रूप में मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं। आपने उनको अच्छे से तैयार कर भी लिया होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। और जिन्होंने नहीं किए, टेलीग्राम नहीं है या किसी कारण से, तो वो यहाँ से अपना रिवीजन है वो कर सकते हैं, और जिनके तैयार हैं वो सुन सकते हैं अच्छे से, ताकि आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले है आज का प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें जनसंख्या पिरामिड है इसको अच्छे से समझना है, फिर हम इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो जैसे प्रश्न था जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो हमने हेडिंग बना ली जनसंख्या पिरामिड, अंडरलाइन करना है उसको, और फिर इसकी परिभाषा लिख देनी है जितनी आपके याद रह जाएं। इसमें जनसंख्या की आयु व लिंग संरचना को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। तो पॉपुलेशन की आयु एज के हिसाब से और लिंग यानी मेल फीमेल दोनों का हिसाब इसमें रखा जाता है और एक पिरामिड बना दिया जाता है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं भाई, क्योंकि इसमें आयु और लिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। और जनसंख्या पिरामिड की आकृति है वो जनसंख्या की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, यानी उन पिरामिड को देखकर हम पॉपुलेशन की जो कुछ खास बातें हैं उनके बारे में बता सकते हैं। इसी कड़ी में दूसरी बात इसमें है ना, अभी विभिन्न प्रकारों का, तो अब अपना हो गया जनसंख्या पिरामिड के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के जनसंख्या पिरामिड है, जिसमें पहला है विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड, जिसका एग्जाम्पल आपको बांग्लादेश और मेक्सिको देशों का मिलेगा। और स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड, जहां जनसंख्या आपको रुकी हुई सी प्रतीत होगी, वो देश ऑस्ट्रेलिया हो गया। ह्रासमान जनसंख्या वाला पिरामिड यानी पॉपुलेशन जिसकी कम हो रही है, उसका एग्जाम्पल हो गया जापान। याद कीजिए अब थोड़ा सा, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत हमने पढ़ा, तो कुछ उसी तरीके की बातें यहां आपको प्रदर्शित इसमें हो रही है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर है वो लिखना है इस प्रश्न का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात किस बात का सूचक है। एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा, उस सूचक का नाम लिखकर आपसे ये पूछा जा सकता है भी क्यों है। तो एक तरीके से इसमें 2 बात होगी भी, साक्षर जो जनसंख्या है उसका जो रेशियो है वो किस बात का सूचक है, और उस क्यों यानी उसका कारण क्या है। तो 2 बातें हैं इसके अंदर। तो जानिए क्या करेंगे आप इसमें। देखिए, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसकी सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सूचक होता है, अगर वहां की लिटरेसी रेट अच्छी होती है। अब बात आ जाती है कारण क्यों, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, दूसरा महिलाओं की सामाजिक स्थिति, तीसरा शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, और चौथा सरकार की नीतियां, इन सब के बारे में जानकारी हो जाती है। मतलब लिटरेसी अच्छी है तो इसका मतलब उस समाज का, उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है। इससे उसके रहन सहन, किस प्रकार का रहन सहन है, महिलाओं की स्थिति कैसी है समाज में, शैक्षणिक सुविधाएं कैसी मिल रही है, सरकार की पॉलिसियां कितनी सकारात्मक रही होगी, इन सब के बारे में जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है। पॉपुलेशन लिटरेसी रेट अच्छी है तो पॉजिटिव हो गया, और कम है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ की डाउन है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है ये बोध और ज्ञानोपयोग के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को साक्षर माना जाता है, और साथ ही साक्षर व्यक्ति की निश्चित की गई योग्यता ये भी बतानी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा, भारत में 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को साक्षर माना जाता है, जो कि पढ़ लिख सकता है और अंक गणितीय योग्यता रखता है।
अपनी बात पढ़ ले, लिख कर दे सकता है और सामान्य दैनिक जीवन के जो जोड़ घटाव गुणा भाग यानी दैनिक जीवन में काम आने वाली जो गणित है वो उसकी एबिलिटी है वो रखता है। तो ये चीज़ें योग्यताएं हैं वो निर्धारित की गई हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या में, प्रश्न समझिएगा पहले, जो डेवलप कंट्री है जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कि नगरीय जनसंख्या में महिलाओं की अधिकता पाई जाती है, ऐसा क्यों है? यानी नगरों के अंदर महिलाओं की जो अधिकता पाई जाती है शहरों में, इसका कारण क्या है विकसित देशों में? तो पहले आप चाहें तो उत्तर जब आप लिखें बोर्ड के अंदर तो इस प्रकार से लिख सकते हैं भी, जो प्रश्न की भाषा है, विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या में महिलाओं की अधिकता के निम्नलिखित कारण हैं। फिर आप चाहें तो पॉइंट बना बना कर लिखें, बहुत अच्छा प्रभाव है वो भी एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। जैसे पहला, महिलाओं का उच्च शिक्षित यानी अच्छी पढ़ी लिखी है, महिलाओं का उच्च शिक्षित होने के कारण ये नगरों में पलायन करती है यानी नगरों में सेटल हो जाती है, जिससे वहां की जनसंख्या बढ़ती है। दूसरा है भी महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या को प्रभावित करती है। और तीसरी चीज आती है, विकसित देशों में सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं जैसे कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, ये कम पाई जाती है, जिसके कारण महिलाएं नगरों की ओर आकर्षित होती है। तो विकसित देशों में महिलाएं नगरों की ओर अधिक जाती है या वहाँ पॉपुलेशन अधिक है, उनके ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आंसर के रूप में आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है और आपने इस प्रश्न को मॉडल पेपर में देखा भी होगा। क्या किसी देश में लिंगानुपात, सेक्स रेशो, यानी कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के प्रतिकूल होने के 3 कारण बताइए। किसी देश में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होने के 3 कारण लिखिए। अथवा यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है भी एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। और इंडिया वाले चैप्टर की बात करें तो भारत लिखकर यह पूछा जा सकता है भी भारत में कम लिंगानुपात होने के कारण क्या है। 3 कारण यहां पर पूछे हैं 3 नंबर के प्रश्न के हिसाब से। तो इस प्रकार से प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अच्छे से तैयार करना है। तो पहले आप प्रश्न की भाषा हेडिंग के रूप में आप कर सकते हो यहाँ पर, और निम्नलिखित है तो उसमें 3 कारकों की बात आती है। तो पहला हो गया कन्या भ्रूण हत्या, आप इसको पॉइंट को लिखकर अंडरलाइन करके उसके बारे में लिख सकते हो कि जिन देशों में ये कुप्रथा पाई जाती है वहां महिलाओं का लिंगानुपात है वो प्रतिकूल हो जाता है, यानी गर्भ में ही बच्ची को मार दिया जाता है तो सीधी सी बात है बच्चियों की संख्या कम हो जाएगी, बेटियां नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे भाई। दूसरा आता है घरेलू हिंसा, जिन देशों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है वहां महिलाओं की प्रतिवर्ष होने वाली मृत्यु लिंगानुपात को प्रतिकूल बना देती है। तो महिलाओं घरेलू हिंसा से डेथ होगी तो सीधी सी बात है उनकी संख्या कम हो जाएगी। तीसरा आता है रूढ़िवादी परंपरा, पुरानी जो सोच है, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जिन देशों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की होती है वहां भी लिंगानुपात है वो प्रतिकूल मिलता है। यही रहता है भी बस बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, इसलिए लड़कियों को गर्भ में ही मरवा दिया जाता है। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से सीधा प्रश्न आ सकता है, व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, समझाइए कैसे भी। तो यहाँ आपको ग्रामीण संगठन और नगरीय संगठन के बारे में अपनी बातें हैं वो लिखनी है। भी ग्रामीण लोग कौन से होते हैं, नगरीय लोग कैसे होते हैं और क्या तरीका है उनका रहन सहन का, ये चीज़ें इसमें बतानी है। तो पहले हेडिंग बना देंगे जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन, पहले इसे समझाएंगे भी जनसंख्या का नगरीय और ग्रामीण में जो विभाजन है वो निवास के आधार पर होता है। तो नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का जो डिवाइडेशन है वो किस आधार पर होता है, निवास, रहने के स्थान के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है, क्यों? क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। काम का वहाँ तरीका, सोशल जो उनकी लाइफ है वो अलग तरीके की होती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन
व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व और विकास के स्तर हैं वो अलग अलग होते हैं। दोनों में काफ़ी चेंजेस आपको मिलते हैं यहाँ पर। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में जुड़े रहते हैं, यानी गांव में रहने वाले। ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव में रहने वाले, और वहां पर हमें अच्छे से पता है लोग कौन सा काम करते हैं, प्राथमिक जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा करते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या है, काम करने वाली जो पॉपुलेशन है वो गैर प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ी होती है, यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जो काम होते हैं उनसे ज्यादा जुड़ी हुई होती है। और विश्व के पश्चिमी देशों में, यानी विकसित जो देश हैं में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जो अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है, और जबकि नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा मिलेगी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या है वो ज़्यादा मिलती है। और महिलाएं ज़्यादा क्यों हैं उसके बारे में भी एक प्रश्न हम पीछे हैं वो कर चुके हैं। तो इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हो। और इसके विपरीत एशिया महाद्वीप में नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष प्रवास होता है। नगरीय क्षेत्रों में गांवों से जो पुरुष हैं वो नगरों की तरफ जाते हैं, जिस कारण अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होती है। तो जो अल्प विकसित देश है या विकासशील जो देश है वहां पर तो नगरों में पुरुष की संख्या ज्यादा मिलेगी, जबकि जो विकसित देश है वहां पर आपको महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, क्योंकि गांवों से पुरुष तो काम के लिए बाहर चले जाते हैं, तो पीछे महिलाओं की संख्या, वृद्ध और बच्चों की संख्या है वो वहां पर ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें हैं आप इस प्रकार के प्रश्न में लिखेंगे। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट और अंतिम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है भी व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। 3 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। तो पहले तो आप बताएंगे भी क्या सिस्टम रहता है इसमें। तो व्यावसायिक संरचना, एक तो ये शब्द आप रट लीजिए, 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या विभिन्न प्रकार की सेवाओं और उत्पादन कार्यों से जुड़ी रहती है। 15 से 59 आयु वर्ग, जिसको हम कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं, जो काम करते हैं, वही व्यावसायिक संरचना होगी। और कौन कौन से कामों में लगी रहती है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन, इन कार्यों में लगी होती है, पशुपालन। द्वितीय क्षेत्रों में निर्माण या उद्योग की बात करते हैं। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार की बात आती है। चतुर्थ क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, वैचारिक विकास आ जाते हैं। इसी प्रकार पंचम जो अपना क्षेत्र है उसमें विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक आ जाते हैं। अब कुल मिलाकर आप देखो, हमें ये सारे जो व्यवसाय हैं, जो काम हैं, इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए भी, प्राथमिक में कौन से आते हैं, द्वितीयक में, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम में कौन से आते हैं। बस सारी कहानी यहाँ एक साथ इकट्ठी करनी है, असेंबल कर देनी है। उक्त क्षेत्रों से जुड़ी कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर का अच्छा सूचक होती है। इनमें कौन से लोग कहाँ कितने काम करते हैं उसे अपने आप पता चल जाता है उस देश के डेवलपमेंट के बारे में। आदिम अर्थव्यवस्था यानी प्राचीन जो अपनी अर्थव्यवस्था वाले देशों की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या आपको पता है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी रहती है, जबकि एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्षेत्रों में कार्यशील रहता है। तो पुरानी अर्थव्यवस्था वाले तो प्राथमिक क्षेत्र में और बाकी किस में लगे रहते हैं? गैर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जो पंचम होते हैं उनमें लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से आप व्यावसायिक जनसंख्या वाले टॉपिक के अंतर्गत ये सारी बातें लिख सकते हैं। तो आज एक बार आप इतना ही करेंगे, आगे अगले वीडियो सेशन में और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की हम चर्चा कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ अच्छे से इन चीज़ को कवर कीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी एक एक बातें आपको अच्छे से समझनी है। बस लिखने का तरीका यही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ भी, हाँ इस प्रकार से आप अपना आंसर पॉइंट बनाकर लाइनों के माध्यम से लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा प्रभाव है वो टीचर के ऊपर पड़ता है। तो ये था अपना तीसरा चैप्टर। बहुत जल्द हम आगे के चैप्टर को भी रिवाइज हैं वो करेंगे, बूस्टर डोज हम लेंगे, क्योंकि अपना मिशन चल रहा है अब की बार 90 पार, जिसे हमें अचीव करना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।